आज नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री ये मानकर चल रही है कि मोदी की यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्तों को एक नई दिशा और गहराई मिलेगी। इधर अमेरिकी कंपनियां भी प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम को बड़ी बेताब दिख रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रो बिजनेस छवि रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अमेरिकी कंपनियों का इतना भरोसा जीत पाएंगे कि जो भारत में जरूरी पूंजी निवेश है वो पैसा वहां से लाया जा सके। इसके अलावा क्या मोदी आईटी और फार्मा कंपनियों के साथ जो भेदभाव के मुद्दे उठते रहते हैं वो मुद्दा भी उनके सामने पुरजोर तरीके से उठाएंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कॉर्पोरेट दिग्गजों का एक बड़ा पैनल है। बायोकॉन की सीएमडी किरण शाह मजुमदार, पीरामल इंटरप्राइजेस की वाइस चेयरमैन स्वाति पीरामल, नैस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर और यहां स्टूडियो में आदित्य बिरला ग्रुप की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डी राठी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं राठी जी आपसे लूंगा। इस हफ्ते मजाक में यह कहा गया है कि दो बड़ी घटनाएं होंगी, दो भारतीय चीजें होंगी। एक तो यह कि मंगलयान जो है मार्स के ऑर्बिटर में जाएगा और दूसरा मोदी जी अमेरिका के ऑर्बिटर में जाएंगे। कॉर्पोरेट इंडिया को यह डेवलपमेंट चीन और जापान के साथ जो बातचीत हमारी हुई है कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण दिखता है? नहीं, मोदी जी की अमेरिका यात्रा एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए बात कहां से कहां पहुंचती है। एक समय मोदी जी को वीजा देने को तैयार नहीं थे और आज उनके लिए वो दिल खोल करके उनका स्वागत करने को तैयार है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो छवि है, जो उनका बिजनेस के प्रति जो रवैया है, वो उनके जाने से पहले ही उनकी ख्याति बढ़ा देता है। पर ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका के साथ जो अपने रिलेशन है उनको और स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि अमेरिका भारत का एक नेचुरल एली है। उसके साथ अपनी ट्रेड टाइज बड़ी स्ट्रांग है। बहुत से भारतीय अमेरिका में बसे हुए, उनकी जो कंट्रीब्यूशन अमेरिका की इकोनॉमी है वो रिकॉग्नाइज भी की जाती है और बहुत कुछ है। मैं समझता हूं कि मिस्टर मोदी की यात्रा, जिससे बहुत कुछ उम्मीदें की जा रही है, काफी हद तक ये सफल रहेगी और वो भारत की जो ट्रेड टाइज है, जो छोटे मोटे इश्यूज हैं जिनसे अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, जिनमें थोड़ा बहुत खिंचाव आ रहा है, वो सुधरेंगे। लेकिन मैं ये आशा करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि मोदी जी दो चीजों पे बहुत फोकस करें, एक तो डिफेंस और दूसरा टेररिज्म। डिफेंस और टेररिज्म, बिल्कुल ये स्ट्रेटेजिक दो बड़े मुद्दे हैं जिसमें सरकार से तो जाहिर तौर पर वहां पर ओबामा से बहुत बातचीत होगी। किरण जी, आपको शामिल करना चाहूंगा। आपका सबसे बड़ा होप इस यात्रा को लेकर के क्या है? क्योंकि एक मोटी बात हम ये सुनते हैं कि ओबामा इस वक्त दरअसल बहुत ही कंस्ट्रेंट के बीच में काम कर रहे हैं, तो ये मानना कि अमेरिकी सरकार की तरफ से बहुत कुछ हो जाए वो तो उम्मीद कम है, लेकिन जो अमेरिका का प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हो सकता है और शायद मोदी जी एक लंबी चौड़ी पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट की खोल सकते हैं। तो सरकार से बातचीत से कम उम्मीद है, प्राइवेट सेक्टर से कुछ ज्यादा बातचीत की उम्मीद है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये समझती हूं कि यूएस इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है, both on the economic front and on global politics. So I think ये जो visit है मोदी जी की, I think is going to be a very important platform for various types of bilateral discussions. और अगर अभी आप प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट में देखा जाए तो I think I would like to focus on the pharma sector. अगर आप फार्मा सेक्टर देखा जाए तो इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल strategic partners who can make a huge difference to global healthcare and to US healthcare itself. आज आप देखिए तो US is a very large generics market और उसमें इंडिया का मार्केट शेयर है 30%। जी। अभी दूसरी बात है कि फार्मा इंपोर्ट्स इन द US is about $4.5 billion today. And this represents the second biggest segment of imports after, of course, IT services. लेकिन आप दूसरी क्षेत्र में आप देखा जाए तो this is becoming a very contentious issue for India because our growth in pharma exports has slowed down.
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट वी नीड टू एड्रेस एज इंडस्ट्री। एक तो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दूसरी है क्वालिटी इश्यूज, लेकिन वो अलग छोड़िए, द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, क्योंकि यूएस कंपनीज इंडिया में बहुत ही इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। देखिए हॉस्पिरा, एबर्ट, माइलैंड वगैरह वगैरह जी। दूसरी ओर इंडियन कंपनीज भी यूएस में बहुत ही इन्वेस्टेड है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म where India and US must partner to create a very, very sustainable sector in pharmaceuticals, which can make a huge difference to global healthcare. बिल्कुल। और दूसरी एक बात है कि if we don't do this, then I think China is becoming a very, very strong pharmaceutical exporting country, and then I think US will find that it is solely reliant on China. So I think it needs to make sure that both India and China are balanced in terms of its requirements for very important key pharmaceutical products like generics, like vaccines, and like now the emerging opportunity in biosimilars. जी बिल्कुल। तो बहुत ही opportunities है, और I hope that pharmaceuticals become a very important part of the bilateral discussion. मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार अमेरिका को करने की जरूरत है कि WTO के विरोध पर आर्गुमेंट आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन फार्मा एक ऐसा इलाका है जहां हमारी पोजीशन को समझने में वो उसी तरीके से कमी दिखाते हैं जिस तरीके से कि आईटी के सेक्टर में पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण रेटोरिक करते रहते हैं। चंद्रशेखर जी के पास चलने के पहले स्वाति जी से भी एक सवाल पूछते हैं कि ये 301 का जो स्पेशल वॉच लिस्ट में फिर से भारत का नाम रखा गया है। अमेरिका को हमारे पेटेंट नियमों से लगातार शिकायत रही, हम जानते ही हैं। भारत का क्या रुख होना चाहिए इस यात्रा के दौरान? तो देखिए, ये भी थोड़ा सा मिथ है कि पूरी दुनिया सोचती है कि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो कॉपी कैट जेनेरिक टाइप ऑफ फार्मा कंपनी है, लेकिन हमारे देश में ऐसी भी कंपनी है। हमारी एक है, समझो पिरामल एंटरप्राइजेज में 800 पैटेंट है, तो एंड दे आर ग्लोबल पैटेंट्स। तो हमारी कंट्री इनोवेटिव भी है, तो ये प्रोजेक्ट होना चाहिए ठीक से। पास्ट में ऐसे ही लगता था कि हम कॉपी कैट है, लेकिन हम इतना इक्वली इनोवेटिव है, वो भी पॉइंट वी शुड मेक। और दूसरा, जो गलत काम हो रहा है, मतलब पैटर्न को मिसयूज हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो एवरग्रीनिंग हो या हमको पैटेंट ऑपोजिशन अलाउ करना चाहिए, वो तो जरूर करना है, लेकिन हमको भी रिस्पेक्ट करना है पैटेंट्स, क्योंकि हमारा देश भी इनोवेटिव है, वो ठीक से प्रोजेक्ट करना चाहिए मोदी जी को। बिल्कुल। इनोवेशन के मामले में दरअसल चंद्रशेखर जी भारत काफी आगे है, लेकिन शायद इसका एप्रिसिएशन नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि हाई टेक, खास करके आईटी के मामले में अमेरिका जरा हमसे खुल करके बात करे। वीजा एक सिम्टम के तौर पर डिस्कशन में बार बार आता है, जाहिर है कि वो बड़ा इशू है, लोगों के आने जाने के बगैर तो बिजनेसेस बढ़ नहीं सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस यात्रा में दरअसल पुराने माइंडसेट को तोड़ करके अमेरिकी प्रशासन मोदी जी से कुछ इस तरीके से बात करेगा कि फार्मा और आईटी दोनों में बहुत रिश्तों को बढ़ाने के लिए एक नई जमीन तैयार हो, क्योंकि सरकार, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, उसके पास तो पैसे देने के लिए है नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तो खोलने दे। देखिए, आईटी सेक्टर में लास्ट ईयर यानी 2013-14 में $118 बिलियन टर्नओवर में $86 बिलियन एक्सपोर्ट था जी। और उसमें 61% यूएस को था। यानी यूएस बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है आईटी इंडस्ट्री के लिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यूएस कंपनीज है, यूएस ग्लोबल कंपनीज है, वो इंडियन आईटी इंडस्ट्री के वजह से, इंडियन आईटी इंडस्ट्री के मदद से वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है जी। It is the Indian IT industry which has helped to keep the US industry globally competitive. So this is a relationship जिसमें दोनों साइड्स को फायदा हुआ है, और हमारा कहना ये है कि इस रिलेशनशिप को ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि ये फायदा बढ़ता रहे।
और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो चाहे वो इमिग्रेशन के थ्रू हो या किसी और तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए जी। अभी जो इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री में लार्ज सर्विस कंपनीज के अलावा इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और इसमें रिसेंटली हमने देखा है कि जो इंडियन आईटी कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं, इनको एक्विजिशन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज इनको एक्वायर कर रहे हैं। और इनमें जो इन्वेस्टमेंट हो रही है यूएस और सिलिकॉन वैली से वेंचर कैपिटल कंपनीज और एंजल इन्वेस्टर्स और इंडियन डायस्पोरा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस तरीके से जो इनोवेशन इकोसिस्टम है यूएस में और इंडिया में, इनके बीच भी एक सिम्बायोसिस जो डेवलप हो रहा है, यानी दोनों एक के ऊपर दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस बढ़ रही है, ये दोनों देशों को इससे काफी फायदा हो सकता है जी। तो इस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे वो इनोवेशन में हो, चाहे वो स्टार्टअप्स में हो, इसको एक इम्पिटस हम उम्मीद करते हैं। आप आशा करते हैं कि इस बार वो इम्पिटस इस यात्रा में मिल सकता है। चंद्रशेखर जी, एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि खबर आई है कि वीजा ऑन अराइवल, अमेरिका के लोगों को भारत में वीजा ऑन अराइवल देने पर विचार हो सकता है। शायद मोदी जी इसका ऐलान वहां अमेरिका की यात्रा के दौरान कर दें या एक सिग्नल कर दें। इसी प्रकार वीजा को लेकर के हमारा लगातार उनसे एक कंप्लेन है कि H1B को लेकर के आप लगातार गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं इधर से उधर। आपको क्या लगता है, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आप देख रहे हैं इस बार? देखिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म है यूएस में, वो काफी दिनों से गए 2 साल से अभी इट हैज बीन पेंडिंग। और इस वक्त तो कहा जा रहा है कि सिर्फ इलेक्शंस के बाद, जो यूएस में जो कांग्रेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं, शायद उसी के बाद या तो एग्जीक्यूटिव एक्शन कुछ हो सकता है और उसके बाद शायद तो वो शायद इस यात्रा में तुरंत ना हो, वो नवंबर के इनके चुनावों के राउंड के बाद हो शायद। जी, अभी बातचीत जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका किन किन मुद्दों पर शायद हमको थोड़ा और ज्यादा समझने की कोशिश करे तो इस रिश्ते को ज्यादा बड़ी गहराई दी जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दरअसल भारत और अमेरिका है तो जोड़ी नंबर 1। चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री मोदी की जो हाई स्पीड डिप्लोमेसी चल रही है, उसमें इस पहले राउंड का फिनाले होगा अमेरिका की उनकी यात्रा में इस हफ्ते। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है कॉर्पोरेट दिग्गजों का बड़ा पैनल। बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार शॉ, पीरामल एंटरप्राइजेस की वाइस चेयरमैन स्वाति पीरामल, नैसकॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर और आदित्य बिड़ला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डी राठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपने जहां छोड़ा वहीं आना चाहूंगा कि टेरर, पाकिस्तान, और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि डिफेंस के मामले में भारत सबसे बड़ा बायर बनने जा रहा है दुनिया में। अमेरिका के साथ ज्यादा रिलेशनशिप अभी तक गहरी नहीं रही है। आप क्या समझते हैं कि ओबामा जिस कंस्ट्रेंट के बीच में काम कर रहे हैं, जहां कांग्रेस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो ये जो बड़े स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं, इस पर भारत के साथ कोई जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी तक का रिश्ता ठंडा गरम बड़ा मिक्स सा चला है ओबामा जी के साथ। मैं नहीं समझता हूं कि कुछ मेजर चेंज आएगा, लेकिन इस विजिट से कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा, एक डायरेक्शनल चेंज मिलेगा। देखिए, भारत के लिए टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज टेररिज्म से कंट्री की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से कंट्री इम्पैक्ट होती है। एक तरफ आपका लॉस होता है, दूसरी तरफ आपको इस पे बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है, जो कि देश के डेवलपमेंट के लिए काम आ सकता है। इसका आउटकम जो भी रहे, मोदी साहब, और मैं जानता हूं कि उनके पास बड़ी रिसर्च टीम है, उन्होंने सब सोच रखा होगा, फिर भी मेरा व्यू है कि उन पे इनको जरूर फोकस करना चाहिए। ये सोचने की जरूरत नहीं कि इसका आउटकम क्या होगा। आज अगर सही तरीके से देखा जाए तो टेररिज्म भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं है, अमेरिका के लिए भी ये बड़ा मुद्दा है। आज तक ये होता रहा है कि अमेरिका की खुद की भूमि पर
पर्ल हार्बर के बाद सिर्फ एक घटना हुई है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, एंड इट डिड हर्ट अमेरिकाज प्राइड। पर अमेरिका का ये सोच के चलना कि दुनिया में टेररिज्म चलता रहेगा लेकिन मेरी जमीन पर शांति बनी रहेगी, मैं ये समझता हूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर मोदी साहब इस पे फोकस करेंगे तो मैं समझता हूं कि अमेरिका को इसका बहुत सीरियस नोट लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जहां तक डिफेंस की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि अब हमारे नेबर से हमारा रिलेशंस है वो ठीक नहीं है। गलती इंडिया की बहुत कम होगी और मैं समझता हूं कि इंडिया ने काफी इस पर सेक्रीफाइस भी की है। तो उसको लेते हुए और खास करके चाइना रिलेशन को लेते हुए अमेरिका का डिफेंस के लिए सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं शुरू से इन दो चीजों पर हार्प कर रहा हूं, कंट्रोल टेररिज्म और स्ट्रेंथन योर डिफेंस। बिल्कुल, और ये दो चीजें हैं जो आप मूल मुद्दा है मोदी जी का भी कि ग्रोथ के लिए ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आइए एक सवाल और लेकर के चलते हैं स्वाति जी के पास, और वो ये है कि एफडीए लगातार यहाँ की कंपनियों को लेकर के जांच या रोक इस तरह की चीजें करता रहा है। आप क्या समझती हैं कि ये मुद्दा भी मोदी और ओबामा की बातचीत में सामने आएगा? तो मैं मेरे बारे में से बता सकती हूँ कि हमारी 11 प्लांट्स है यूएसएफडीए अप्रूव्ड और हमारी कोई कंप्लेंट अभी नहीं आई है। तो हमारी क्वालिटी सबसे ऊपर है और कोई भी वॉच लिस्ट, कोई भी वार्निंग लेटर ऐसे कभी आया नहीं है। तो क्वालिटी इज अ सब्जेक्ट वो जो यू हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे, और यूएसएफडीए सबके लिए ऐसे ही कर रही है। उनकी अमेरिकन कंपनीज को भी वो लोग वार्निंग लेटर देते हैं। तो हमारी समझ से हमको ऑल द टाइम प्रोग्रेस करना है क्वालिटी में, और आई एम प्राउड टू से मेनी कंपनीज है और मेरी इसमें से एक है जो हमारी क्वालिटी सबसे दुनिया में सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, और अभी तक कोई भी क्वालिटी और वार्निंग लेटर नहीं मिला है। बिल्कुल, ये फार्मा के बारे में चर्चा हुई। किरण जी, आपने भी अपनी राय रखी। थोड़ा सा अगर वाइडर पर्सपेक्टिव आप इसको देना चाहें, जिस डिप्लोमेसी की मैं बात कर रहा हूं कि चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ये सारे जो एक नया डायनामिज्म हम देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, ये जो मोदी टच है, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका से जो बर्फ पड़ी हुई है एक तरीके से रिश्ते पर, उसमें पूरी गर्माहट लाने के लिए वो एक मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? कौन सा मुद्दा होगा जिसको देखने के बाद हम कहेंगे कि नहीं, भारत और अमेरिका ने अपनी प्रॉब्लम को अब खत्म कर लिया और यहां से एक नई शुरुआत कर ली? क्योंकि WTO से लेकर के क्लाइमेट चेंज तक, अफगानिस्तान से लेकर के चाइना और पाकिस्तान तक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं जिसमें भारत जिस तरीके से चाहता है कि अमेरिका खुल करके हमारे साथ काम करे, वो नहीं कर रहा है। एक काफी क्षेत्र है जिसमें आई थिंक दे कैन बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। फार्मा में ऑफ कोर्स द कंटेंशियस इश्यू जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में है, और उसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज अ वेरी कंटेंशियस इश्यू। लेकिन आई थिंक हियर इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, क्योंकि हम तो ट्रिप्स कंप्लायंट तो है ही, और कंपल्सरी लाइसेंसिंग में भी एक ही केस है जिसमें हमने कंपल्सरी लाइसेंसिंग की है। और अभी रिसेंटली देखिए, गिलियाड जैसी एक कंपनी है जिसने अपनी बहुत महंगी दवाई बहुत सस्ती की है इंडिया में लाइसेंसिंग डील्स विथ इंडियन कंपनीज थ्रू। तो ऐसी जो बिजनेस मॉडल अगर कंपनीज जो कर सके, या इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स जिससे हमारे पेशेंट्स इनको सस्ती दवाई बन सकती है, तो आई थिंक दीज आर वेरी प्रोग्रेसिव पॉइंट्स। तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन अराउंड आईपी, एंड आई थिंक इंडिया मस्ट बी वेरी स्ट्रांग ऑन इट्स स्टैंड। जैसी स्वाति जी ने कहा है कि एवरग्रीनिंग एंड ऑपोजिशन, प्री ग्रांट पेटेंट ऑपोजिशन पे तो हमको अड़ना नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए और इंडिया के लिए। लेकिन आई थिंक अगर हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हम बहुत ही ट्रिप्स कंप्लायंट है, और यूरोप में भी प्री ग्रांट पेटेंट ऑपोजिशन है, तो आई थिंक वी विल मेक सम प्रोग्रेस इसमें, क्योंकि आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड यूएस टू हैव वेरी स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इन फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि हम दोनों के लिए बहुत ही फायदा है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि आई थिंक ऑन एनर्जी also there is going to be some important discussions where again we can be very good partners. तो काफी क्षेत्र है
जिसमें यूएस और इंडिया के बीच में ये रिश्ते बहुत ही मजबूत हो सकते हैं और विन विन रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपसे एक कंक्लूजन के तौर पर चाहूंगा कि आप भी इसको थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में रखें। हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर बरसों से बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग के राउंड्स चल रहे हैं, इस बीच पर WTO पर तनातनी है, उसमें हमारी पोजीशन को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान को लेकर के जो ट्रांसपेरेंसी और जो मदद हमको चाहिए वो भी साफ नहीं है, और ओबामा साहब के हाथ भी बंधे हुए हैं क्योंकि अब एक प्रकार से वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट के रूप में देखे जाते हैं। मोदी जी के लिए ये ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ के चक्र को घुमाना है तो अमेरिका के इन्वेस्टर्स का रोल तो इसमें होगा ही होगा। आपके लिए अच्छी हेडलाइन क्या होगी इस ट्रिप के आखिरी दिन 30 तारीख को, आप क्या सुनना चाहेंगे? सबसे जरूरी है, आपने जो भी बातें कही है बिल्कुल सही है कि कई सारे कंस्ट्रेंट्स भी हैं इस वक्त, पर सबसे ज़रूरी ये है कि इकोनॉमिक लेवल और पॉलिटिकल लेवल और सोशल लेवल में ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। इस रीजन में इंडिया इज़ नेचुरल लीडर and a greater degree of trust being established between the US government and the newly inducted government led by Shri Modi ji in India. अगर ये एक वर्किंग रिलेशनशिप और ट्रस्ट देख सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इन सारे फ्रंट्स में बहुत प्रोग्रेस हो सकता है। फार्मास्यूटिकल और आईटी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, पर जैसे अगर सिक्योरिटी में देखा जाए तो इस वक्त मिलिट्री के अलावा साइबर सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स साइबर सिक्योरिटी स्पेस में यूएस और इंडियन कोलैबोरेशन के थ्रू इसमें दोनों देशों को फायदा हो सकता है जी। और मैं समझता हूं कि इस एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेशन इनटू ऑल ऑफ दीज फील्ड्स विल depend upon the degree of trust which can be established in the two countries बिल्कुल and removal of some of the impediments। बिल्कुल। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जी, उसमें यूएस का और इंडिया का ज्यादा फायदा हो सकता है अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो सकता है। बिल्कुल। जियोपॉलिटिकल तो ये पहला विजिट है, इसीलिए जी बिल्कुल। जियोपॉलिटिकल जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उनको पूरा करने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कम से कम डिफेंस, और आपने एक अच्छी बात और याद दिलाई हमको साइबर सिक्योरिटी के मामले में, और एक फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाते जाहिर है कि मोदी जी से भी सवाल पूछे जाएंगे, जो सवाल टैक्सेशन, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट से लेकर के WTO तक के होंगे। लेकिन अमेरिका के लिए भी यहां साफ अपॉर्चुनिटी है, और हम आशा करते हैं कि मोदी जी चूंकि एक बड़े भारी भरकम निगोशिएटर हैं तो वहां से कुछ अच्छी खबरें जरूर लेकर के आएंगे। इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।